नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 24 के लिए कल से काउंटिंग शुरू हो रही है। सबसे पहले हिंदू वोट गिने जाएंगे, फिर उनको जातियों में बांटा जाएगा। यह सब उस राज्य से शुरू होगा जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। जी हां, बिहार। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में एक ही बात पर सहमति है, वो ये कि बिहार में जातियों की गिनती हो। बिहार में गिनती शुरू होगी तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यही गिनती करवाने की मांग करेंगे। तेलंगाना में केसीआर इसकी डिमांड उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार इसकी मांग कर चुके हैं। थियोरेटिकली बीजेपी भी इसका विरोध नहीं कर रही, लेकिन प्रैक्टिकली केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है। तो हिंदू वोट अगर गिना जाएगा तो इससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? क्या 24 के रिजल्ट पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 2024 में धर्म चलेगा या 24 में जाति चलेगी? 24 में हिंदू वोट बैंक जुड़ेगा या जाति वाला वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक होगा? 24 में हिंदू वोट एकजुट रहेगा या नहीं रहेगा? 24 में जातियां बटेंगी या नहीं बटेंगी? बिहार में जातियों की गिनती शुरू होने वाली है। नीतीश कुमार ने 24 से पहले अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। नीतीश कुमार ने लालू यादव को साथ लेकर बिहार से पिछड़ा जोड़ो अभियान शुरू किया है। बिहार में अभी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है। नीतीश और लालू दोनों को लगता है कि बिहार में पिछड़ी आबादी 50% से 52% के बीच है। अगर जातीय जनगणना में ओबीसी की आबादी 40%, 45% या 50% मिली तो बिहार में पिछड़ा आरक्षण 27% से बढ़ाने की राजनीति शुरू होगी। तब मंडल वाली पार्टियां फायदे में रहेंगी और कमंडल वाली पार्टी दबाव में आ जाएगी। वोट बैंक मजबूत करने के लिए जातियों की ही गिनती होगी, उपजातियों की गिनती नहीं होगी। मिसाल के लिए यादव, ग्वाला, अहिर और गोप की गिनती सिर्फ यादव के रूप में होगी। इसी तरह कुर्मी, पटेल, धानुक, जयसवार, चंदेल और समसवार की गिनती कुर्मी में ही होगी। कोयरी, कुशवाहा, कछवाहा, मुराव और काछी की गिनती कुशवाहा में होगी। मल्लाह, केवट, निषाद, नाविक की गिनती एक जाति के तौर पर होगी। नीतीश कुमार इतना कुछ कर रहे हैं, सवाल है कि बीजेपी क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की पार्टी 2024 से पहले हिंदू वोट को एकजुट करने में लगी हुई है। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल लोक, बाबा केदारनाथ का मंदिर, बाबा सोमनाथ का मंदिर, भगवा ध्वज और संघ का हिंदुत्व दर्शन। बीजेपी के पास हिंदू समाज को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी और मथुरा पाइपलाइन में है। 90 के दशक में हुए विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन का नारा याद कीजिए। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो नारा बीजेपी के कोर वोट बैंक के मन में बहुत भीतर तक धंसा हुआ है। इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल पॉपुलैरिटी है।
2024 में बीजेपी इन सब का पॉलिटिकल डिविडेंड लेने के लिए मैदान में होगी। आम भाषा में कहें तो बीजेपी ने अब तक जो पौध लगाई है उसकी फसल 2024 में तैयार होगी। मोदी के उस विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने जाति को आगे किया है। नीतीश इस यात्रा में जनता से नहीं मिल रहे, वो सिर्फ अफसरों से मिल रहे हैं और 2024 का समाधान जातियों में तलाश रहे हैं। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है, और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जाति जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण, लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना। हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज़ की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज़ की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए। अब तक हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर तो गिनती होती है, जनगणना में उसके आंकड़े भी जारी किए जाते हैं, लेकिन आज तक कभी जातियों की गिनती नहीं हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 7 जनवरी से बिहार में जातियों की गिनती शुरू करा रहे हैं। जातियों की गिनती शुरू करा के नीतीश कुमार विपक्ष के तमाम नेताओं में पहले पायदान पर आना चाहते हैं। नीतीश को ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केसीआर जैसे नेताओं का सपोर्ट चाहिए, मगर नीतीश को होड़ भी इन्हीं से करनी है। ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की पार्टी से 1-to-1 फाइट करती है। बंगाल के बाहर ममता भी दूसरों का सपोर्ट मांगती है, लेकिन जब अपने पर आती है तो दीदी दूसरों पर इल्जाम लगाने लगती है। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। नई नवेली वंदे भारत ट्रेन के टूटे कांच देख लीजिए। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि जब वंदे भारत पर पत्थर मारे गए तब अंदर क्या हुआ। लेकिन पत्थरबाजी का सवाल जब ममता बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने बिहार का नाम ले लिया। টিভি চ্যানেলে উল্টো পাল্টা করে 3 দিন আমাদের বিরুদ্ধে বাংলার বদনাম করেছেন। যারা বদনাম করেছেন এবং ফেক নিউজ দেখিয়েছেন এবং মানুষের কাছে ভুল বার্তা দিয়েছেন বাংলাকে অসম্মান করবার, তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আইনের পথে চলবে। এটা বাংলায় ঘটেনি, এটা বিহারে ঘটেছে। हाँ, ये सच है कि बिहार के किशनगंज में भी वंदे भारत पर पत्थर मारे गए। ये भी सच है कि किशनगंज में पत्थर चलाने वाले सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुए। लेकिन सच ये भी है कि पत्थरबाजी की घटना बंगाल के मालदा में भी हुई। वंदे भारत ट्रेन से ममता बनर्जी की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। हावड़ा और जलपाईगुड़ी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के दिन ही ममता बनर्जी मोदी से नाराज होकर दूर बैठ गई थी। तब ममता ने जय श्री राम का बहाना बनाया था। अब दीदी ने वंदे भारत ट्रेन को नया ढांचा, पुराना इंजन वाली ट्रेन कहकर बीजेपी को मौका दे दिया है। पिछले 72 घंटे में ममता बनर्जी की टाइमलाइन को चेक करें तो दीदी की पॉलिटिक्स का एक सही खाका मिल जाएगा। ममता बनर्जी ने राम और वाम को एक बता दिया। ममता स्कूलों के मिड डे मील में चिकन और फल बंटवाने का ऐलान करती हैं,
ममता ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करवाने का भी ऐलान किया। मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पास है। बंगाल में अब हिंदू वोटों की लड़ाई छिड़ी हुई है। यही लड़ाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार। पवार ने पुणे से एनसीपी की जन जागरण यात्रा शुरू की तो बेरोजगारों की शादी न होने के लिए भी मोदी को कसूरवार ठहरा दिया। अखिलेश यादव ने इस पर भी चिड़िया उड़ा दी और बेरोजगारी को बीजेपी जनित समस्या बता दिया। हिंदू वोटों पर अब तक सिर्फ बीजेपी दावा करती है। अब उसमें ममता को भी हिस्सा चाहिए, अखिलेश को भी हिस्सा चाहिए, पवार को भी हिस्सा चाहिए और कांग्रेस को भी। मरघट वाले हनुमान जी के दरबार में गांधी परिवार का कोई सदस्य 37 साल बाद क्यों गया? सिर्फ हिंदू वोट के लिए। कांग्रेस पहले से बिल्कुल अलग ट्रैक पर चल रही है। कल तक बुलडोजर से 100 फुट की दूरी बनाकर चलने वाली कांग्रेस अब बुलडोजर कर रही है। खुद राहुल गांधी भी हाथ हिला हिलाकर बुलडोजर को सलाम करते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से निकलकर हरियाणा पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के फ्रंट पर कांग्रेस ने क्या जोड़ा, किसे किसे जोड़ा, थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ खुद ही भगवाधारी हो गए हैं। इसी साल एमपी में विधानसभा चुनाव है, इसलिए भगवा कमलनाथ की मजबूरी है। आज राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में जुड़े थे, आज 95% जुड़े हुए हैं। आज सबके पास पूरी समझदारी है, सबकी आंखें कान खुला हुआ है, मुंह बंद है। मुंह वो तब खोलेंगे जब वो मतदान करने जाएंगे। कमलनाथ का मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से है, जिनके पास 18 साल सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। केवल अपने नहीं, देश के विकास स्तंभ, प्रेरणा स्रोत, उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाए और इसलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। क्या और इस बार और हमेशा मनाया जाता है, लेकिन इस बार और धूमधाम से ऐसा हो जाए कि सारा देश देखता रह जाए। महाराणा प्रताप की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान करके शिवराज ने राष्ट्रवादी पिच पर अपनी इनिंग थोड़ी और जमा ली। कमलनाथ इन दिनों अपना मोबाइल बार बार देखते हैं। जानते हैं क्यों? सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी थी। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद चुनाव से ठीक पहले सीडी का जिन्न निकला है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 3 साल पुराने हनी ट्रैप की चिंगारी भड़काई तो कमलनाथ ने अश्लील वीडियो क्लिप देखने की बात कह दी। क्यों देखते हैं ऐसी सीढ़ियों को? ये मैं यही नहीं समझ पाया हूं। नहीं देखना चाहिए। और रखे क्यों उसको? अगर है आपके पास तो अदालत में दे दो, मीडिया को दे दो, एसआईटी को दे दो। इतना ध्यान आप सीडी पे लगाए हुए हो, इतना अगर अपने विधायकों पे लगाते तो 40 विधायक बगावत नहीं करते। और अब से करीब 25.5 घंटे बाद इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा शो शुरू होने वाला है। आपकी अदालत के नए एपिसोड आ रहे हैं और इस बार आपकी अदालत में मुकदमा चलेगा दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर। क्या नरेंद्र मोदी ने अडानी को अमीर बनाया? अडानी ने 1 साल में 9 लाख करोड़ कैसे कमाए? पिछले 8 सालों से राहुल गांधी गौतम अडानी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या अडानी वाकई देश चला रहे हैं? क्या एशिया के सबसे रईस बिजनेसमैन गौतम अडानी दूसरे उद्योगपतियों से जलते हैं? वो कौन है जिनसे अडानी हमेशा हार जाते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपकी अदालत में कल रात आपको मिलेंगे। राहुल गांधी ने अडानी पर जो जो इल्जाम लगाए वो इल्जाम आपने सुने होंगे। राहुल गांधी ने बार बार रिपीट किए हैं, लेकिन उन इल्जामों का जवाब क्या है
वो गौतम अडानी पहली बार देंगे कल रात 10 बजे। कल रात धमाकेदार शो होने वाला है, लेकिन इसकी कुछ झलक आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राहुल ने क्या क्या कहा और अडानी ने किस अंदाज में राहुल गांधी को जवाब दिया है, इसका ट्रेलर आप आज ही देख लीजिए। अडानी अडानी अडानी, 8 साल से राहुल बार बार यही नाम दे रहे हैं। एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। नाम तो सुना होगा, राहुल। राहुल जी, राहुल जब संसद में खड़े होते हैं तब अडानी। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। चुनावी रैली में बोलते हैं तब अडानी। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं, और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन 2 उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। ये देश 2 उद्योगपतियों का नहीं है। राहुल की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अडानी का नाम लिए बिना पूरी नहीं होती। अडानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अडानी जी को टेलीप्रॉम्प्टर, कुर्सी बदलने का ऑप्शन, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन, और हमें कुछ नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल कन्याकुमारी से हरियाणा तक बार बार अडानी का नाम लेते जा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। राहुल की ट्विटर टाइमलाइन पर सबसे ज्यादा नाम अडानी का ही आता है। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अडानी का। राहुल ने जितनी बार मोदी का नाम नहीं लिया, उससे कहीं ज्यादा बार अडानी का जिक्र किया है। 8 साल में एक बार नहीं, कम से कम 800 बार हर बात में अडानी अडानी ही कहा है। लेकिन गौतम अडानी 8 साल तक चुप रहे। पहली बार गौतम अडानी इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में आ रहे हैं। राहुल की हर बात का जवाब मिलेगा। नाम तो सुना होगा, राहुल। राहुल जी, आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज मौका है, कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अडानी कौन है वो जानने का मौका मिला, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सोचिए राहुल गांधी ने अडानी पर क्या क्या इल्जाम लगाए। सुनिए राहुल ने अडानी के बारे में क्या क्या कहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। अडानी का लाउड स्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात। ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अडानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अडानी जी अंबानी जी की सेना है। गुजरात में उन्होंने पूरा धन अडानी जी को दिया। अब एक नए नेता आए हैं, अडवाणी नहीं अडानी, अडानी जी। अडवाणी जी को अब वो अडवाणी कहते हैं, अडानी को वो अब अडानी जी कहते हैं। तो क्या अडानी देश चलाते हैं? राहुल तो कई बार अडानी का नाम बोल चुके हैं, लेकिन अडानी अब चुप्पी तोड़ेंगे। पहली बार अडानी के मुंह से सुनिए राहुल गांधी का नाम। 8 साल में पहली बार गौतम अडानी बोलेंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, राहुल के हर सवाल का जवाब देंगे। अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाए। कांग्रेस पार्टी का नारा है, आम आदमी बेहाल, अडानी मालामाल। नरेंद्र मोदी ने आपको
₹1 पर स्क्वायर फीट जमीन दी थी। वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी ये तीनों कृषि कानून लाए थे अडानी को फायदा पहुंचाने। हमारे दो से लेकर AA वेरिएंट तक पिछले 8 साल में गौतम अडानी पर अलग अलग तरीके से हमला किया गया। सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं लिखा गया, लेकिन किसी ने आज तक अडानी को राहुल गांधी की बातों का जवाब देते नहीं सुना। आपकी अदालत में दुनिया देखेगी अडानी क्या जवाब देते हैं। वो AA वेरिएंट है। एक व्यक्ति को नाम नहीं लूंगा, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। हम दो, हमारे दो, आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। हम दो और हमारे दो, हम दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, राहुल गांधी अडानी को ही याद करते हैं। उनका नाम लेना कभी नहीं भूलते। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते हैं जनता बेहाल, अडानी मालामाल। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को क्यों बेचे? सूट बूट वाले दोस्तों को, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाना। राहुल ने अडानी के बैंक लोन पर भी सवाल उठाए हैं। एक बार नहीं, बार बार उठाए हैं। राहुल पूछते हैं अडानी को पैसे कौन देता है? अडानी सबसे अमीर कैसे बन गए? सोशल मीडिया पर राहुल के बयानों की पूरी लाइब्रेरी है। गरीबों से चोरी करो, किसानों से चोरी करो, मजदूरों से चोरी करो, अडानी जी को दो। यह है गुजरात मॉडल। 45,000 एकड़ एक व्यक्ति को दिया। जो पूंजी हिंदुस्तान की, उसको आप अपने अरबपति मित्रों को क्यों दे रहे हो? नरेंद्र मोदी जी, खट्टर जी, इन 15 लोगों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो, अरबपति हैं। भाइयों और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी जीवन देते हैं। आठ साल से राहुल अडानी पर इल्जाम लगा रहे हैं, पर गौतम अडानी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। राहुल गांधी के किसी आरोप का जवाब नहीं दिया। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी अडानी का बोलबाला है। मगर राजस्थान में अडानी कुछ करें तो अच्छा, देश के लिए कुछ करें तो राहुल को बुरा क्यों लगता है? मिस्टर अडानी ने राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने अडानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अडानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बना रही है, और इसके मैं खिलाफ हूं। क्या अडानी सरकार चलाते हैं? क्या मोदी अडानी को फेवर करते हैं? क्या मोदी ने अडानी को इतना अमीर बनाया है? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब गौतम अडानी ने पहली बार दिया है। गौतम अडानी, गौतम भाई भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस
और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। कि गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हुआ है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। गौतम अडानी दुनिया के 3rd रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं। दुनिया में अडानी के नाम का डंका बजता है। कोई भी अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल देख लीजिए, अडानी का जिक्र मिल ही जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर अडानी, अल जजीरा पर अडानी, जापान टाइम्स पर अडानी। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें अडानी की मेहनत भी है, अचीवमेंट्स भी हैं और सबका इंडियन कनेक्शन भी है। लेकिन कभी किसी ने गौतम अडानी को अपने अचीवमेंट्स पर, बिजनेस वर्ल्ड में अपने कॉम्पिटिटर पर, अपने निजी जीवन पर खुलकर बोलते नहीं सुना। एक स्कूल ड्रॉप आउट अपनी लाइफ में हाई रिस्क लेते हुए एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के 3रे सबसे अमीर आदमी कैसे बने, ये वो सवाल है जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। इस बार इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में अडानी वो सारे राज खोलेंगे जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठा। वो कौन है जिनसे अडानी जलते हैं, जिनसे जानबूझकर हारते हैं। अंबानी पर अडानी क्या राय रखते हैं, उन्हें अपना दोस्त या कॉरपोरेट विरोधी मानते हैं। एक एक सवाल का जवाब अडानी खुद देंगे। अंबानी अडानी एक साथ आता है तो आपको एक खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी पड़ा नहीं हूँ। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि अडानी ने मौत को बेहद करीब से देखा है। 26/11 मुंबई हमलों के वक्त गौतम अडानी पाकिस्तानी आतंकवादियों से सिर्फ 15 फीट की दूरी पर थे। किडनैप होने के बाद बच निकलने से लेकर आतंकवादियों के चंगुल से बाहर आने तक, राहुल के सारे सवालों का जवाब देने से लेकर मोदी से रिश्तों तक, अडानी अपनी पूरी स्टोरी खुद सुनाएंगे और मंच होगा आपकी अदालत, शनिवार रात 10 बजे। अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाए। कांग्रेस पार्टी का नारा है आम आदमी बेहाल, अडानी मालामाल। नरेंद्र मोदी ने आपको 1 रुपए पर स्क्वायर फीट जमीन दी थी। वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी ये तीनों कृषि कानून लाए थे अडानी को फायदा पहुंचाने। आपकी अदालत, शनिवार रात 10 बजे। कल रात 10 बजे राहुल गांधी ने जितने इल्जाम लगाए हैं, इन सब का जवाब मिलेगा आपकी अदालत में। यह इंटरव्यू पब्लिक के बीच में लिया गया है। जनता के बीच गौतम अडानी से सारे सवाल पूछे गए। कल रात 10 बजे गौतम अडानी सारे इल्जामों पर जवाब देंगे। तो देखिए इंडिया टीवी कल रात 10 बजे। और अब एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा दिल्ली से शुरू हुई और हर शहर में आग की तरह फैली। आज दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जो निगम की खबर देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। दिल्ली की जनता को आज मेयर और डिप्टी मेयर मिलने वाला था। 1 महीने के इंतजार के बाद आज वो दिन था जब मेयर के नाम का ऐलान होता। लेकिन इसके उलट सिविक सेंटर में जो कुछ हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जो पार्षद मेयर को चुनने के लिए इकट्ठा हुए थे वो एक दूसरे पर हमलावर हो गए, जमकर हंगामा किया, धक्का मुक्की की और सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली की जनता का मेयर को लेकर इंतजार और लंबा हो गया। आप सभी पार्षद अपनी अपनी सीटों पे बैठिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये हंगामा, ये अफरा तफरी,
ये धक्का मुक्की। तस्वीरें दिल्ली के सिविक सेंटर की, जहां आपस में लड़ रहे ये दिल्ली के पार्षद हैं, जिन्हें दिल्ली की जनता ने वोट कर चुना है। ये जुटे तो थे मेयर का चुनाव करने, लेकिन आपस में ही दो दो हाथ करने लगे। ये हंगामा मनोनीत सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने जैसे ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षदों ने कुर्सियों को उठाकर पटकना शुरू कर दिया। कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए तो कुछ को चोटें भी आईं। काफी देर तक ऐसे ही हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और करीब महीने भर से मेयर का इंतजार कर रही दिल्ली की जनता का इंतजार और बढ़ गया। वहीं अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही है। पोडियम तोड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, एकदम दूसरे पे टूट के गिरने की कोशिश की। अगर बीजेपी के पार्षदों ने नहीं लिया होता धैर्य से काम तो कुछ भी हो सकता था। तो ये डर क्यों है भाई? 134 पार्षद बहुमत आपके पास, फिर भी आपका डर और सदन को हंगामा करने के लिए गुंडागर्दी करना, ये आम आदमी पार्टी का गुंडागर्दी का चरित्र है। जो चुने हुए पार्षद हैं, शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माखौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग। इसलिए ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की पहले वोटिंग शपथ करा रहे थे कि उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मेयर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। इनमें से कौन मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा, इसका फैसला आज ही होना था, लेकिन हंगामे के चलते ये फैसला अगली तारीख तक के लिए टल गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सदन में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आम आदमी पार्टी को किस बात का डर है, इसे आंकड़ों के जरिए समझते हैं। एमसीडी में कुल 274 वोट हैं, लेकिन कांग्रेस के 9 पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे, जिससे टोटल वोट 265 रह जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा 133 का होगा, जिसमें से बीजेपी के पास 112 वोट हैं, यानी बहुमत से 21 कम। ऐसे में आम आदमी पार्टी को डर है कि 10 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार मिलने से कहीं उसका बना बनाया खेला खराब ना हो जाए, और इसीलिए आम आदमी पार्टी इसका खुलकर विरोध कर रही है। लेकिन इस विरोध की वजह से मेयर का चुनाव अगली तारीख तक के लिए टल गया है। दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा? बीजेपी बाजी मारेगी या आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा? अब इसका फैसला अगली तारीख पर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।